डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम वर्कशॉप, यानी कि जमाकर्ता जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम। और ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। सर आपका वो ऑन तो नहीं है? नहीं, बंद कर दूं? ठीक है, ठीक है। इस कार्यक्रम की जो जरूरत पड़ी थी वो आज से भी कई साल पहले से चल रही थी। जब से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो आधुनिक रूप लेता गया, तब से जरूरत पड़ी कि हम सभी जमाकर्ताओं को एक जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मोबाइल भी आ गया है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे बैंकिंग के क्षेत्र में भी आधुनिकता आती गई। और आप देखेंगे कि इसके आने के बाद में सुविधाएं भी बढ़ती गई, लेकिन जैसा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक के साथ साथ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ी हैं जहाँ वहाँ चुनौतियां भी बढ़ी हैं, रिस्क भी बढ़ गए हैं। तो इसके लिए क्या रिस्क है, क्या चुनौतियां हैं, उस लोगों को जागरूक करने के लिए ये भारतीय रिजर्व बैंक ने ये महसूस करना शुरू किया कि लोगों को जागरूकता, जो लोगों में जागरूकता कैसे लाई जाए। क्योंकि अब भारतीय रिजर्व बैंक के खुद के बस का तो है नहीं, उनके पास इतना ज्यादा काम होता है कि वो अपने स्तर पे लोगों को जागरूक नहीं कर सकते, लोगों तक नहीं पहुंच सकते। बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों के ऊपर ही बहुत ज्यादा काम है। आप देखेंगे ना कि आज ही कार्यक्रम में बैंक अधिकारी अभी तक नहीं आ पाए, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत है। तो कोई बैंक अधिकारी बोल रहा है कि उसके यहाँ ऑडिट चल रही है, कोई कह रहा है कि उसके यहाँ स्टाफ की कमी है, आदि कई तरह की चीजें होती है। कोई कह रहा है कि उसके यहाँ रश बहुत ज्यादा है, कस्टमर बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब भी समय मिलेगा आएंगे अगर आ सके तो। लेकिन मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि इन सब के चलते उनके पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास इतना दम नहीं है कि लोगों को आप तक पहुंच के आप लोगों को जागरूक करें। तो अब कौन बचता है? आरबीआई कर नहीं सकता, इस बैंक वाले कर नहीं सकते हैं, तो फिर बचते हैं केवल संस्थाएं, एनजीओ। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये किया था कि 1949 का इनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें बदलाव किया और उसमें 26A करके एक धारा जोड़ी थी। और उस धारा में उन्होंने यह किया कि जितने भी बैंक हैं, निजी बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, विदेशी बैंक हो, उनमें कई प्रकार के खाते ऐसे होते हैं वो डोरमेंट अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि निष्क्रिय खाते। अब जैसे कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला और उसके बाद मैं खाता खोल के 1000 रुपए डाल के भूल गया और मैं चला गया विदेश या कोई और जगह खाता भी खोला हुआ है मेरा, मैं तो ट्रांजैक्शन वही करता हूँ, तो मेरा 1000 रुपया है वो वहीं पड़ा हुआ है। कुछ पैसा उसमें तो मिनिमम बैलेंस में कटता रहा, अगर वो जीरो बैलेंस का नहीं है खाता तो, और या नहीं भी कटा तो उसमें ब्याज मिलता रहा उसमें, तो मतलब मेरा पैसा उसमें पड़ा रहा, लेकिन खाता उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और इस तरह से करते करते 10 साल हो गए। तो इस तरह के जो खाते हैं जिनमें 10 साल से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है वो कहलाते हैं डोरमेंट अकाउंट्स की श्रेणी में। तो ऐसे सभी खातों का पैसा, सभी प्रकार के बैंकों का पैसा उनको निकाल के आरबीआई ने अपने यहाँ मंगा लिया और उसको इस फंड में डाला है जिसका नाम रखा है DEAF, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, जिसकी की स्थापना 2014 में हुई थी। और उद्देश्य यही था कि इस पैसे को किसी भी प्रकार से यूज नहीं किया जाएगा, केवल जागरूकता कार्यक्रमों में यूज किया जाएगा। और उस जागरूकता कार्यक्रमों के लिए उन्होंने देश की प्रमुख संस्थाएं उनको यहाँ अपने यहाँ रजिस्टर किया। जैसे कि राजस्थान से कट्स है हमारी संस्था, उसको आरबीआई ने अपने यहाँ रजिस्टर किया।
और उनको ये आदेश दिया, हमें ये मैंडेट मिला हुआ है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में यानी राजस्थान में इस तरह की कार्यशालाओं में छोटी छोटी गोष्ठियों के रूप में करें और लोगों को जागरूक बनाएं। उद्देश्य यही नहीं था कि जिनके खाते हैं उन्हीं को करें, हमारा उद्देश्य ये भी कि जिनके खाते नहीं हैं थोड़े बहुत वो लोग भी जुड़े और उनको प्रेरित करें कि वो बैंकिंग में शामिल हों और अपने खाते खुलवाएं और देश की जो मुख्य जो स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा से जुड़े। क्योंकि देखिए, जब तक आप जमा नहीं करोगे पैसा तब तक आप देश की मुख्य धारा में शामिल हो ही नहीं सकते। बैंकिंग में नहीं होगे शामिल तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। घर में आप पैसा कितना रख सकते हो, चोरी भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी मांग के ले जा सकता है जो कि दोबारा वापस ही नहीं देगा। तो बेस्ट है जमा योजनाएं में शामिल हो, जमा करना और उसका ब्याज अर्जित करके उसका लाभ उठाना, और यही बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य है। और इसी तरह से बैंकिंग कई साल पहले जब पहली बार हुई थी शुरू, तब से इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी। अब फर्क इतना है कि आज की तारीख में हम मॉडर्न बैंकिंग, आधुनिक बैंकिंग की तरफ बढ़ गए हैं। हर बैंक में देख लो, हर बैंक की शाखा में देख लो आप कि आधुनिक बैंकिंग से में ही जुड़ते जा रहे हैं। और जब शहर के बड़े शहर के लोग, जयपुर जैसे बड़े शहर के लोग, जोधपुर जैसे शहरों के लोग जब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में जुड़ सकते हैं तो हमारे ग्रामीण भाई क्यों नहीं शामिल हो सकते उसमें? जरूर होंगे, क्योंकि आज इंटरनेट, सरकार का उद्देश्य है कि इंटरनेट घर घर में पहुंचे और आने वाले समय में ऐसा होगा। जब इंटरनेट पहुंचेगा तो ये कि आपको अपने आप आ जाएगा। और आप नहीं भी सीखते हैं तो आपके जो मुख्य प्रशिक्षक होंगे कौन है होंगे मालूम है? कोई बाहर से नहीं आएगा, आपके बच्चे ही आपको सिखाएंगे। आज मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो इतने परिपक्व है कि वो मुझे सिखाते हैं कि ये इस तरह से मोबाइल करना है। मैं उनसे सीखता हूँ, बच्चों से। क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उन्होंने पैदा होते ही कंप्यूटर देखा है, पैदा होते ही मोबाइल देखा है, वो भी स्मार्ट मोबाइल। तो बस मुख्य उद्देश्य ये कि लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से ये बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या सावधानियां बढ़े। डेफ का जो मुख्य जो फीचर एक ये भी है कि पैसा आरबीआई ने खातों से अपने यहाँ मंगा लिया, वो डोरमेंट कैटेगरी में चला गया, लेकिन किसी समय पश्चात वो खाता धारक अचानक आता है और बोलता है कि मेरा तो ये अकाउंट था, मैंने 1000 रुपये जमा कराए थे और मैं 10 साल में बाहर रहा, अब मैं वापिस से इसको सक्रिय कराना चाहूंगा। तो उसका खाता बाकायदा एक प्रोसेस के पश्चात, एक प्रक्रिया के पश्चात वो चालू होता है और उसमें वो पैसा जितना भी अर्जित ब्याज है उस अवधि का, उस अर्जित ब्याज समेत वो पैसा वापस से उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है और वो अकाउंट वापस से एक्टिव हो जाता है। इतनी सुविधा है। मतलब डोरमेंट अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा 1000 रुपये मैंने खाता खोला था आईसीआईसीआई बैंक में, वो डूब गया, अब मुझे वापस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो पैसा वापस आएगा, मैं ब्याज पे आएगा और मेरा अकाउंट वापस से सक्रिय हो जाएगा। उसके पश्चात अगर मैं कुछ दिन चलाने के बाद उस अकाउंट को बंद कराना चाहूंगा तो प्रॉपर तरीके से जो भी सिस्टम होता है उसके तरीके से मैं बंद करा के अपना पैसा सारा निकाल सकता हूँ। किसी भी विदेशी मुद्रा में रुपए का मौद्रिक रूप से बदला हुआ फंड स्थानांतरण के समय उस दिन प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपए बदला जाएगा। अगर वो फॉरेन अकाउंट है, विदेशी बैंक में अकाउंट है, तो वो एक्सचेंज रेट जो बताएगी उस दिन से, उस दिन की एक्सचेंज रेट से वो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन रिफंड जो है वो केवल भारतीय रुपए में ही होगा। इस बीच में इस जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक और प्रावधान रखा गया था कि
मेरे खाते से संबंधित जो गवर्नमेंट अकाउंट तो चला गया, लेकिन उससे संबंधित जितने भी कागज हैं, मेरी केवाईसी है। केवाईसी का मतलब आप जानते हैं ना, अपने ग्राहक को पहचानिए, नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट। तो उससे संबंधित जो भी डिटेल्स है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक के पास जमा थे खाता खुलवाते समय, और उससे संबंधित मेरी पूरी केवाईसी वो बैंक के पास सुरक्षित रखी रहेगी। ये इस कानून में आदेश है, ये प्रावधान है। इस आरबीआई ने इस फंड को संचालित करने के लिए अपना पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है। उसमें कुछ इस तरह के अधिकारी मौजूद है। उसमें सीजीएम के, चीफ जनरल मैनेजर कैटेगरी के 2 अधिकारी है, और रोटेशन के आधार पर किसी भी बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंकिंग या लेखांकन या किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ जिसे रिजर्व बैंक उचित समझता है, ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होता है। ये सारे के सारे ये फंड को देखते हैं। किसी भी प्रकार का, चूंकि आरबीआई के पास है, तो मिसयूज होने का, इसका गलत इस्तेमाल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे बीच में पूर्व रीजनल डायरेक्टर साहब मौजूद है, तो वो तो इतना सेफ है कि कहीं जाएगा नहीं। फिर भी उसके बावजूद भी एक पूरी टीम बना रखी है उसकी निगरानी के लिए कि आरबीआई से निकल के जब ये पैसा संस्थाओं के पास पहुंचेगा, इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए, तो देखा जाएगा कि इसका किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ना ही वो पैसा किसी भी रूप में किसी और कारण से तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें उस टीम द्वारा देखी जाती हैं। देखिए, ये जो फिगर है 2020 का आंकड़ा बताता हूं मैं आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सभी प्रकार की जो जमा राशि, इस प्रकार की जमा राशि जो इस तरह के खातों से जो इकट्ठी हुई है, जो कि डेप्थ में पहुंची है, वो 2020 का बता रहा हूं मैं, 31 दिसंबर 2020 तक का। ये है 24,356 करोड़ रुपया। देखिए, ये इतना पैसा है कि किसी छोटे मोटे देश की तो ये पूरी वो मतलब आर्थिक जो आधार रहता है वो उसके बराबर का पैसा है। 24,356 करोड़ रुपया इस प्रकार के खातों से निकल के आरबीआई के इस फंड में गया है, इतना बड़ा अमाउंट। और ये इसकी बाकी की डिटेल्स सब ओपन है, पारदर्शी है। अब किसी भी वेबसाइट पर, भारत सरकार की वेबसाइट पर इसको प्रकाशित की हुई है। यहाँ तक कि आपको डिटेल में जाएंगे तो आपको बैंकवार डिटेल भी मिल जाएगी कि फलाना बैंक में यूको बैंक ने इतना पैसा निकाल के डेप्थ में डाला, इस फंड में डाला, इतने खातों में से, या आईसीआईसीआई ने इतने खातों से निकाल के इतना पैसा आरबीआई के में जमा किया। तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से संचालित है और पूरी तरह से पारदर्शिता है इसमें। और इसमें बीच में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रकार की योजनाएं भी निकाली हैं, जैसे कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा और आए इस प्रकार के खातों में से। क्योंकि कुछ जगह पर देखा था कि छोटे छोटे बैंक हैं वो कुछ प्रकार से ढिलाई बरत रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 लावारिस जमाओं का पता लगाने और उन्हें 100 दिन के भीतर निपटाने के लिए बैंकों के लिए 100 दिन और 100 भुगतान अभियान की भी घोषणा की थी। इस प्रकार की छोटी छोटी योजनाएं जिससे कि छोटे छोटे बैंक हैं, छोटी छोटी शाखाएं और ज्यादा प्रेरित हों। क्योंकि ये जो काम है ये शाखाओं के स्तर पे होता है, क्योंकि किसी गांव की कोई छोटी सी शाखा में इस प्रकार के कितने खाते हैं वो शाखा ही दे सकती है ना, इसकी जानकारी है कि नहीं, ब्रांच से ही मिल सकता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां बीच में आती रही हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कस्टमर्स राइट भी बनाए, यानी कि ग्राहकों के अधिकारों को भी बनाया है जो कि सभी ग्राहकों को, आप सबको मालूम होना चाहिए। उसमें एक है उचित व्यवहार संहिता।
बैंकों को ग्राहक व्यवहार में मार्गदर्शन करती है, पारदर्शिता, निष्पक्ष वसूली प्रथाओं और त्वरित शिकायत समाधान पर जोर देती है। यानी कि सबसे पहला जो है वो था कि उचित व्यवहार का अधिकार। हर ग्राहक के पास एक अधिकार है, उचित व्यवहार का अधिकार। यानी कि आप बैंक में शाखा में जाते हैं और कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आप वहाँ मौजूद जो प्रथम व्यक्ति है, काउंटर पर बैठा हुआ अधिकारी है, उससे मिलते हैं, है कि नहीं है? अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देता तो आप मैनेजर से मिलते हैं। आपकी कोई शिकायत होती है तो मैनेजर से मिलते हैं। तो आपको अधिकार है कि आपको व्यवहार बहुत शालीनता वाला मिले। कोई भी अधिकारी वो किसी भी प्रकार से आपको धुतकार नहीं सकता, फटकार नहीं सकता या किसी भी तरह से आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। इसके लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक या लोकपाल में शिकायत करने के का अधिकार है आपको। और उसके अलावा है पारदर्शिता का अधिकार। आपके खाते से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो उसको प्राप्त करने के लिए आपको हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका खाता किस शर्तों पे खुला है, आपको ब्याज कितना मिल रहा है, आपने एफडी कराई है तो कितनी कराई है, कितने ब्याज पे है, उसकी और शर्तें क्या है, उसकी अवधि क्या है, आदि आदि हर चीज आपको जानने का पूरा अधिकार है। एक है निष्ठा का अधिकार। अगर कुछ जानकारी आपकी केवाईसी आदि केवल बैंक वालों को दे रखी है तो ये आपका अधिकार है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे। किसी भी प्रकार से उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए, थर्ड पर्सन के पास किसी भी तरह से नहीं। और इसके लिए बैंक को चाहिए कि वो किसी प्रकार से आपकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे। और यह शिकायत निवारण और मुआवजे का अधिकार। ये है आपका कि आपकी कोई शिकायत है, आपके खाते से पैसा गलत निकल गया है, चेक बाउंस हो गया है, कुछ और कोई कारण है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और साथ में आपको अगर नुकसान हुआ है और आप गलत नहीं थे, आपकी तरफ से गलती नहीं हुई है, दूसरे व्यक्ति की तरफ से गलती है, तो उचित मुआवजे का भी प्रावधान है आपको। तो ये इस प्रकार से जो कस्टमर राइट है, आपके ग्राहक अधिकार है, वो भारतीय रिजर्व बैंक ने हर जमाकर्ता को दे रखे हैं, जिसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए और इसका लाभ भी उठाना चाहिए समय पर जब भी जरूरत हो। ठीक है सर, तो ये थोड़ी सी आपका प्रेजेंटेशन था। एक वीडियो कॉल बताऊंगा इसके बाद में। पाटिल जी क्या हुआ बीसी साहब का? अच्छा, तो एक वीडियो लगाओ।